बच्चों, आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप लिखेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे ये क्वेश्चन तुम्हें साथ ही याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके थे। सबसे पहले था कृषि। कृषि इनका मेन जो है जीवन निर्वाह का तरीका था, मुख्य व्यवसाय था इनका। क्योंकि जहाँ पर ये लोग रहते थे, यानी सिंधु घाटी और जो है सरस्वती नदी के आसपास जितने भी स्थल मिले हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि सिंधु जो घाटी थी वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और इसके आसपास रहने वाले लोग कृषि कार्य करते थे। तो सिंधु नदी का मैदान और सरस्वती व अन्य नदियों के उपजाऊ मैदान होने की वजह से इनकी जो कृषि थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो वहाँ पर क्या क्या फसलें होती थी? जौ, चावल, गेहूं, बाजरा, राई, सफेद चना, तिल, राई, मटर के दाने मिलना, ये सारी चीजें हमें साक्ष्य के तौर पर अलग अलग स्थानों से मिली हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोग कृषि करते होंगे और उनमें ये फसलें उगाते होंगे। और स्टूडेंट्स, सूती कपड़े के प्रमाण भी हमें मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से एक सूत की गांठ मिली है और एक खिलौना मिला है चरखे का, जिससे सिद्ध होता है कि कपास उगाई जाती होगी, तभी तो वो जो है सूत की गांठ वहां से मिली है और लोग कपड़े जो है बुनते होंगे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कपास वहां पर उगाई जाती होगी, कपास भी वहां की फसल थी। गुजरात से हमें ज्वार, बाजरा और रागी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हमें 1800 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों ये सिद्ध करते हैं कि उस समय के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, जीवन निर्वाह का जो तरीका था, सबसे पहले वो था कृषि। दूसरा इनका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य साधन था पशुपालन, यानी पशुओं को पालना। तो ये इनका दूसरा मुख्य साधन था। ये जो है हमें किस बात से जो है पता चला है कि ये पशु पालते होंगे। जितनी भी उस समय की मोहरें मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं या और अन्य खिलौने मिले हैं, चीजें मिली हैं, उनसे ये सिद्ध होता है कि वो इन सब चीजों को जानते थे। जैसे कुबड़ वाला बैल, बहुत सारी मोहरों पर कुबड़ वाले बैल का चित्र मिला है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के चित्र मिले हैं और दूसरी चीजों की कुछ मूर्तियां मिली हैं और अन्य चीजों पर इनके चित्र मिले हैं, जैसे सुअर, हंस, बतख, खरगोश, हिरण, मुर्गा और तोता। और इनमें कुछ जंगली जानवर भी हैं, जैसे मोहरों पर हमें शेर, भालू, गैंडा और भैंसा, इनके भी चित्र मिले हैं। तो इन सब चीजों से ये पता चलता है कि ये इन सब जानवरों के बारे में जानते थे, तभी इन्होंने ये चित्र बनाए थे और इनको ये पालते होंगे। और कुछ जंगली जानवर थे जिनका ये शिकार करते होंगे। तीसरा इनका जो व्यवसाय था वो था घरेलू उद्योग धंधे। घरेलू उद्योग धंधे क्या होते हैं बच्चों? जो अपने घरों में ही लोग छोटे छोटे उद्योग लगा लेते हैं, जैसे कपड़ा बुनना। उस समय हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र के, जैसे सूत की गांठ मिली है और एक मूर्ति के ऊपर शॉल लपेटे हुए मिली है जो कि जिस पर कढ़ाई की हुई थी, और ऊनी वस्त्र भी मिले हैं। तो ये खुदाई से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति, मोहरें, खिलौने, बर्तन, जिनके ऊपर उच्च कोटि की कुंभकारी कला का नमूना है, यानी उसके ऊपर कसीदाकारी की हुई है, कढ़ाई की हुई है, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग कपड़ा भी बुनते होंगे, सूती, ऊनी और रेशमी, तीनों तरह का। तो वहां से जो मूर्तियां, खिलौने, आभूषण, धातु के औजार, शंख, सीप, हाथी दांत आदि के काम में भी वो निपुण रहे होंगे, यानी ये छोटे छोटे काम वो अपने घरों में करते होंगे। मोहनजोदड़ो से हाथी दांत की छड़ी तथा श्रृंगार दान भी मिला है। बच्चों, मोहनजोदड़ो से हाथी दांत की छड़ी मिलना, यानी वो हाथी दांत से भी वस्त्रें बनाते थे, और श्रृंगार दान मिलना, इससे पता चलता है कि वो छोटे छोटे काम अपने घरों पर करते थे। रंगरेज होते थे जो रंगने, कपड़े को रंगने का काम करते थे। पत्थर तराशना, यानी पत्थर को जो है तराशने वाले लोग अलग थे। मछली पकड़ना और शिकार करना, ये सारे कार्य लोग अपने घरों में रहकर, ये जैसे मछली पकड़ना, ये लोग मछुआरे होते थे। ये छोटे छोटे काम इनके घरेलू उद्योग धंधों में शामिल थे। इसके बाद स्टूडेंट्स, व्यापार तथा वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह का जो अगला जो कार्य था वो था व्यापार करना, क्योंकि वहां पर दोनों तरह का व्यापार होता था, देशी और विदेशी। देशी यानी अपने देश के अंदर ही, और विदेशी जो दूसरे देशों से के साथ उनका होता था व्यापार,
जैसे उस समय मेसोपोटामिया उनकी समकालीन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता भी उनकी समकालीन सभ्यता थी। वहां से जो चीजें मिली हैं वो भी हमें बताती हैं कि दूसरे देशों से भी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। ये दोनों ही व्यापार पूर्ण विकसित थे, यानी व्यापार में भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर और जितने भी सारे नगर हैं जो भी हमें समुद्र के किनारे मिले हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय के, वो सभी स्थल जो है व्यापार के केंद्र रहे होंगे। क्रय और विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय क्या होता है स्टूडेंट्स? वस्तु के बदले वस्तु लेना या देना। तो ये चीजें उस समय दर्शाती हैं कि मुद्रा विनिमय उस समय प्रचलन में नहीं होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया से हमें बहुत सारी हड़प्पा सभ्यता की चीजें मिली हैं और हड़प्पा सभ्यता में हमें मेसोपोटामिया की चीजें मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोग आपस में वस्तुओं का लेन देन करते होंगे। आंतरिक व्यापार सड़कों द्वारा होता था, जिनके दोनों ओर छोटी बड़ी दुकानें बनी होती थी। बैलगाड़ियां परिवहन का मुख्य साधन होती थी, यानी बैलगाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार लोग करते रहे होंगे। इसके बाद विदेशी व्यापार कैसे होता था? नदी और समुद्री मार्गों से। सिंधु वासियों का व्यापारिक संबंध, हमें जो है सिंधु वासियों का व्यापारिक संबंध कैसे पता चलता है? ईरान, सुमेर, बलूचिस्तान तथा एशिया के अन्य पड़ोसी देशों से ये व्यापार होता रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में ही है। यहाँ से हमें सिंधु उसकी मेसोपोटामिया की चीजें मिली हैं और सुमेरियन जो सभ्यता थी वहाँ की, और इराक और ईरान जो आज का आधुनिक इराक है, ईरान है, वहाँ की चीजें मिली हैं। और एशिया के अन्य पड़ोसी देशों से भी कुछ चीजें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार उनके साथ होता होगा। सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, मसाले, हाथी दांत का निर्यात होता था, यानी ये चीजें बाहर भेजी जाती थी। और क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के अनेक स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त होती हैं, जिनसे पता चलता है कि वहां से उनका व्यापार होता होगा, यानी व्यापार भी उनका एक मुख्य साधन रहा था जीविका का। अब व्यापार को दिखाने के लिए क्या अन्य चीजें हैं जो बताती हैं कि उस समय व्यापार विकसित रहा होगा? जैसे नाप तोल के साधन मिलना, यानी जो तोली जाती हैं चीजें उनको नापने तोलने के, और जो नापी जाती है जैसे कपड़ा है उनको नापने के लिए वहां से कुछ चीजें मिली हैं। जैसे खुदाई में बाट बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। बाट छोटे और बड़े दोनों प्रकार के मिले हैं, ज्यादातर घनाकार के हैं, जिनका आकार घन जैसा होता है। नाप तोल की 16 इकाइयां थी, जैसे 1, 2, 4, 6, 16, 32, 64। तराजू का प्रयोग होता था, क्योंकि तराजू के खंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सिप्पी का फूटा मिला है, जो स्केल होता है स्टूडेंट, वो मिला है, जिसमें 9 बराबर निशान मिले हैं। 2 निशानों के बीच का अंतर 0.26 इंच के बराबर रहा है। तो हड़प्पा से भी ऐसा ही फूटा मिला है, जिसके निशानों का अंतर 0.37 इंच रहा है। दोनों फुटों के आधार पर इतिहासकारों का विचार है कि उस समय 13.2 इंच लंबा फूटा प्रचलित था। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि उस समय लोग व्यापार करते होंगे। अब उस समय का एक और उद्योग जिसे धातु उद्योग बोला जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध था, और ये आपका छठा पॉइंट बनता है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा निवासी सोना, चांदी, तांबा, शीशा, कांसा आदि धातुओं से भली भांति परिचित थे, अच्छी तरह से इनको जानते थे, क्योंकि हमें सोने, चांदी, तांबा, शीशा, कांसा आदि के बहुत सारे खिलौने और इससे बने हुए गहने और मूर्तियां बहुत सारी मात्रा में मिली हैं। तरह तरह के धातु उद्योग प्रचलित थे उस समय। हम देखते हैं कि अलग अलग धातु की हमें चीजें मिली हैं। स्वर्णकार और लोहारी का व्यवसाय अपनाया हुआ था। लोहारी यहाँ लोहे का काम करने वाले नहीं थे, बल्कि जो छोटे छोटे काम और धातु के करते थे। लोहे का इनको ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। इसके बाद है बच्चों हड़प्पा सभ्यता की शिल्प कला। शिल्प कला में सिंधु घाटी के लोग बहुत ही माहिर थे, और उस समय की जो शिल्प कला के नमूने हमें मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई विशेषताएं हम अभी जो है एक्सप्लेन करूंगी मैं आपके सामने। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी, तांबे, कांसे और पत्थर की विभिन्न सुंदर वस्तुएं बनाने में बहुत ही निपुण थे। हमें उस समय के मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, खिलौने, पत्थर की कलाकृतियां, काष्ठकारी जो लकड़ी से बनी हुई चीजें होती हैं, वस्त्र निर्माण में ये निपुण थे, आभूषण बनाने में निपुण थे। मनकों का बहुत बड़ा उस समय जो है उद्योग था, अलग अलग केंद्र बने हुए थे मनकों के। चित्रकला, नृत्य और संगीत, ये सारी चीजें उस समय की जो मोहरें हैं उनके ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उनसे हमें पता चलता है कि उस समय ये सारी कलाएं जो है उत्कृष्ट इस कला के नमूने हैं।
जैसे नृत्य कला है, चित्रकला है, क्योंकि एक नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी हुई मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि उस समय शिल्पकला में लोग माहिर थे। मोहरों पर मानवों, पशु पक्षियों आदि के चित्र अंकित हैं और लगभग 2000 मोहरें खुदाई में प्राप्त हुई हैं। कलाकृतियों में 11 मूर्तियां, लाल पत्थर का धड़, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उनकी शिल्प कला के अद्भुत नमूने हैं जिन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अब इनके कुछ अन्य काम भी थे बच्चों, जैसे ईंटें बनाना तथा राजगिरी करना। राजगिरी होता है मिस्त्री का कार्य करना। ईंटें बनाना, उस समय के जितने भी भवन मिले हैं बच्चों वो लगभग पक्की ईंटों के बने हुए हैं। विशाल भवन उस समय के, स्नानागार, अन्नागार, उनमें सब में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो इससे पता चलता है कि ईंटें बनाने का भी अपने आप में एक अलग से काम रहा होगा और जिनको बनाते थे मिस्त्री, जिन्हें राजगिरी बोला जाता है, वो भी इसमें माहिर रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में विशाल भवनों का निर्माण तथा बड़े पैमाने पर ईंटों का प्रयोग इस बात को की ओर संकेत करता है कि उस समय ईंटों का निर्माण उद्योग अलग से रहा होगा। उस समय के भवन, नालियां, चबूतरे, परकोटों को बनाने वाले जो मिस्त्री थे उनके काम करने का समुदाय भी अलग से रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमें भवन मिले हैं पक्की ईंटों के बने हुए और गलियां मिली हैं पक्की ईंटों की बनी हुई, अन्नागार, विशाल भवन, स्नानागार। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि उस समय के लोग ये सारे कार्य करते होंगे। तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हड़प्पाई लोगों के पास जीवन निर्वाह के अपार विकल्प थे, जिसके कारण उनका जीवन सुखी एवं समृद्ध था। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा कालीन कृषि व कृषि प्रौद्योगिकी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि कैसे हड़प्पा वासी, उनके जो जीवन का मुख्य आधार था कृषि था और क्या क्या उसमें वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे और उनकी हड़प्पा कालीन जो कृषि थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि। इसके बारे में हम जानेंगे, यानी ये लोग कृषि कार्यों में क्यों लगे हुए थे। क्योंकि इस अक्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी। जो इसका रीजन ये रहा होगा क्योंकि ये सभ्यता नदियों के आसपास बसी हुई थी, जैसे सिंधु घाटी की के आसपास और सरस्वती नदी घाटी के आसपास बसी थी। तो ये सारी जो नदियां होती हैं इनके आसपास का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है और वहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं। क्योंकि हमें खुदाई में गेहूं, जौ, बाजरा, चावल आदि के दाने मिले हैं, इससे साबित होता है कि ये लोग इन फसलों के बारे में जानते थे। हड़प्पा के बर्तनों पर भी हमें कुछ चित्र मिले हैं, जैसे केला, नारियल, अनार के चित्र। इनसे भी ये जो है प्रमाणित हो जाता है कि हड़प्पा निवासी इन फलों के बारे में जानते थे और इनको उगाते होंगे। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में सूती कपड़ा मिलना कपास के उत्पादन का सूचक है, क्योंकि सूती कपड़ा कपास से ही बनता है। तो उस समय कपास की खेती करते होंगे ये लोग और उससे ही उन्होंने सूती कपड़े का निर्माण किया होगा। स्टूडेंट्स, हमें कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, इससे साबित होता है कि लोग कृषि कार्यों में लगे हुए होंगे। अनाज पीसने व कूटने के औजार मिलना, जैसे ओखलियां, चक्कियों का मिलना, ये साबित करता है कि लोग जो है कृषि कार्यों में लगे थे। उस समय कुछ विशाल अन्नागारों का मिलना इस बात को दर्शाता है कि उस समय की जो कृषि थी बहुत ही उन्नत किस्म की थी, क्योंकि खपत के बाद जो अतिरिक्त अनाज बच जाता होगा सरकार उनको विशाल अन्नागारों में रखती थी, भंडारों में रखती थी और विपत्ति के समय वो लोगों की सहायता इसमें करती होगी। एक विद्वान है पिगट, उन्होंने बताया है भारत की जो कृषि है उसके बारे में कि यहाँ का बना हुआ जो कपड़ा है वो कितना अमूल्य था। भारत में निर्मित वस्त्र सिंधु नाम से जाना जाता था तथा यूनानी भाषा का सिंडोन शब्द इसी शब्द से लिया गया प्रतीत होता है। यानी महाशय पिगट का ये कहना है कि जो सिंधु घाटी में जो वस्त्र बनते थे उसको यूनानी भाषा में सिंडोन बोला जाता था, जो कि यहीं से लिया गया है ऐसा माना जाता है। यानी सूती कपड़े का व्यापार भी यहाँ से होता होगा उस समय दूसरे देशों में। अब है बच्चों हड़प्पा कालीन कृषि की कुछ विशेषताएं थी। तो अलग अलग ऋतुओं के होने के कारण अलग अलग फसलें होना इस बात का प्रमाण है कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें होती थी। मुख्य व्यवसाय कृषि था, परंतु पशुपालन कृषि पर आधारित था। यानी लोग पशु भी पालते थे, जो कृषि कार्य में लगे होते थे, साथ में वो पशुओं को भी पालते थे। अन्नागारों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि उस समय अनाज जीवन निर्वाह से अधिक होता था। यानी जो फसलें होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी और लोगों के जीवन निर्वाह के बाद भी बच जाती थी, जिनको अन्नागारों में रखा जाता था।
अनाज को अन्नागारों में रखना इस बात का प्रतीक था कि लोगों की मुसीबत के समय सरकार सहायता करती थी। कपास का मिलना सिंधु अक्षेत्र की मुख्य विशेषता रही होगी और ये एक मुख्य व्यापारिक फसल भी रही थी। इस फसल की शुरुआत मेहरगढ़ नामक पुरा स्थल से 1800 ईस्वी पूर्व हुई थी। यानी मेहरगढ़ शुरुआती दौर का एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वहां से इस फसल के प्रमाण मिले हैं। गेहूं, जौ, तिल, राई, मटर, केला, सफेद चना आदि खाद्यान्न फसलें भी इस समय होती थी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कृषि संबंधी विशेषताएं थी उस समय की। अब है कृषि प्रौद्योगिकी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में किन किन औजारों का प्रयोग करते थे, और ये हम कैसे जानते हैं कि वो किन औजारों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय की हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे पता चलता है। सबसे पहले तो वो हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि कालीबंगन से हमें और मोहनजोदड़ो से खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं, और मिट्टी के हल के खिलौने मिलना भी इस बात का प्रमाण है कि वो खेतों में हल चलाते होंगे। दूसरा, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, क्योंकि मोहरों पर बैलों के चित्र मिलना इस बात का प्रमाण है। बैलों की मिट्टी की मूर्ति मिलना भी इस बात का प्रमाण है कि वो कृषि कार्यों में बैलों का प्रयोग करते होंगे। फिर अफगानिस्तान से नहरों के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो नहरों से सिंचाई करते होंगे। धोलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं, यानी ऐसा माना जाता है पुरातत्वविदों के अनुसार कि इस जलाशय में जल का संग्रह करके बाद में सिंचाई कार्यों में लगा लिया जाता होगा। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं मिलना और कुछ अन्य स्थानों से भी कुओं का मिलना इस बात का प्रमाण है कि लोग इनका पानी घरों में प्रयोग करते होंगे और शायद खेतों के लिए सिंचाई में भी प्रयोग करते होंगे। कुछ अन्य औजार हमें मिले हैं उस समय के, जैसे फसल काटने के लिए तांबे व पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। उस समय के लोग लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, लोहा जो धातु उसके बारे में नहीं जानते थे, तो हमें उस समय की जो वस्तुएं मिले हैं उनमें तांबे व पत्थर के औजार मिले हैं। हंसिया इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं, तो शायद वो हंसिया फसल को काटने के लिए इसका प्रयोग करते होंगे और फसल निकालने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते होंगे। तो बच्चों, फसलों को बैलों से गहाया जाता था। यानी गहाया जाना क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलों को फसल बिछाकर उनके ऊपर चलाया जाता था और उन दानों को उससे अलग कर लिया जाता था, और जब वो दाने अलग हो जाते थे तो उनको छाछनुमा एक औजार से फिर दोनों को अच्छे से साफ कर लिया जाता था। तो ये स्टूडेंट्स हड़प्पा कालीन कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हमने जाना, और आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं हड़प्पा के लोग कृषि तकनीक की दृष्टि से काफी उन्नत थे। अन्नागारों का होना ये बात दर्शाता है कि कृषि उत्पादन खपत से ज्यादा होता था, और उस समय भूखमरी जैसी परिस्थिति के कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिले हैं।